बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान के मानने वाले हम लोग हैं। हम भारत के लोग इस भारत में, या यूँ कहें तो लोकतांत्रिक देश में, इन दिनों एसआईआर के मुद्दे को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। इस एसआईआर के माध्यम से लोगों को लिस्ट में शामिल किया जा रहा है। लेकिन झारखंड राज्य वो प्रदेश है जिसे आदिवासी बहुल राज्य कहा जाता है, और यहाँ के आदिवासी इन दिनों डिलिस्टिंग, सरना कोड ऐसे मामले को लेकर संशय में है। इन तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ पूर्व शिक्षा मंत्री गीता श्री उरांव हैं। चलिए इनसे जुड़ते हैं। गीता जी, सबसे पहले स्वागत है, जोहार रहे। जोहार है सभी दर्शकों को मेरी तरफ से, गीता श्री उरांव की तरफ से जोहार है। मैडम, पूरा देश एसआईआर के मुद्दे पर आगे बढ़ रहा है, लोगों को एक सूची में शामिल करने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, लेकिन झारखंड वो प्रदेश है जहां पर इस एसआईआर का विरोध हो रहा है, प्रतिकार हो रहा है। आदिवासियत को आपने नज़दीक से देखा है, जाना है, समझा है, खुद एक आदिवासी लीडर हैं। इस एसआईआर के माध्यम से अभी वर्तमान समय में, यानी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में क्या कुछ चल रहा है, आप कैसे देखती हैं? देखिए, एसआईआर का जो बिल्कुल ज्वलंत मुद्दा बना है, जो धर्म कॉलम कोड का भी बना है, तो ये उसी का एक अप्रत्याशित, अप्रोक्ष रूप से जो है ये उसका एजेंडा है। क्योंकि अप्रोक्ष रूप से इसलिए भी कहेंगे क्योंकि जहाँ इन लोगों ने दूसरे, जैसे अभी हाल में ही आपका पश्चिम बंगाल में जो चुनाव हुआ उससे पहले एसआईआर हुए, उन्होंने तकरीबन 90 लाख जो हैं वहाँ के लोगों का नाम काट दिया वहाँ से। और चुनाव में ये बातें आई कि हम जो है कट तो गए हैं वोटर्स, मगर हम अब गुजरात से भर के 30-40-50 लाख हम लेके आएंगे। तो ये मजाक बना के रखा है इन लोगों ने। आप कह रहे जो वहाँ पर है उसका आप नाम काट रहे हैं, और जो दूसरे प्रदेश में है उसको आप ला के फिट करना चल रहे हैं। तो ये इस तरह का जो है, जो खुलेआम जो जिस तरह का खेल चल रहा है, अपनी मनमानी ये लोग चलाना चाह रहे हैं कि अपने एजेंडे को फिट करने के लिए ये लोग किसी भी हद तक जा सकते हैं। अभी झारखंड में भी उसी तरह का है आपका, जो सनातनी एक और ये सब की जो नैरेटिव इन्होंने खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि लोग कन्विंस हो जाएं कि आदिवासी हिंदू है। वो अपनी जो उसका अपना जो आधार है उससे वो हट के हमारे झांसे में आके, और जो क्रिश्चियन बने हुए जो आदिवासी हैं उनको कहीं ना कहीं डिलिस्ट करके और उनका आधार ख़त्म करना चाह रहे हैं। ये माना जाए कि झारखंड राज्य में सरना सनातन को लेकर एक षड्यंत्र के तहत लोगों को कहीं ना कहीं गुमराह किया जा रहा है। नहीं, निश्चित रूप से किया जा रहा है। और ये देखिए, जैसे 2014 से ही अगर हम लोग पीछे उसमें जाके देखें, जो जब से मोदी सरकार केंद्र में बैठी है, आप देखिएगा सबसे पहले जो है आपका चर्च पे हमला शुरू हुआ उस साल 2014 में। उसके बाद 15 आते आते मॉब लिंचिंग मुसलमानों के ऊपर हुआ। 16 में इन्होंने अटेंशन डाइवर्ट किया किधर, आदिवासियों के ऊपर। वैसे आदिवासियों के लिए तो बहुत पहले से ही इनके षड्यंत्र चले आ रहे थे, मगर उसको अमली जामा पहनाना इन्होंने 16 से शुरू किया कि आदिवासी हिंदू है, सरना सनातन एक है, और इसीलिए आप लोग इसी खांचे में आ जाइए, आप लोग अलग थलग क्यों हैं। मगर हम जानते हैं कि हमारी विशिष्ट पहचान क्या है, हमारा इतिहास क्या है, हमारी विरासत क्या है, हमारा आदिवासी दर्शन क्या है। हमारे संविधान ने, अंग्रेज़ों ने पहचाना अनुसूचित क्षेत्र क्यों किए, स्वशासन रहेगा। और ये भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में 1935 में क्या कहा था कि देश में चलने वाला कोई भी कानून जो है इन अनुसूचित क्षेत्रों में लागू नहीं हो। मैडम, सरना सनातन के सवाल पर फिर से जुड़ते हैं। हमारे साथ आदिवासी नेता, कह सकते हैं आदिवासी नेता प्रेम शाही मुंडा जी हैं। मुंडा जी, झारखंड युवाओं का प्रदेश कहा जाता है और युवा आदिवासी का नेतृत्व आप हमेशा से आपने किया है। क्या लगता है कि इस मुद्दे को लेकर, खास करके सरना कोड को लेकर, झारखंड के युवा अब आगे उलगुलान, कह सकते हैं धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की तर्ज पर जो उलगुलान हुआ था उस तर्ज पर आगे बढ़ेगी? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, यहाँ के जो भी पूरे देश का जो आदिवासी हैं उसमें ज़्यादा झारखंड के लोग आंदोलन के अग्रणी हैं और नेतृत्वकर्ता के साथ काम करते हैं। और निश्चित रूप से यदि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो केंद्र में चल रही है, यदि हम आदिवासियों पर धर्म कोड को लेकर के चिंतन नहीं करती है, देने की बात नहीं करती है, तो हम समझते हैं कि बिरसा आंदोलन जो हुआ था उसी तर्ज पर जो है यहाँ के जो नौजवान हैं आगे बढ़ने का काम करेंगे। क्योंकि बार बार हमें चला गया है, कई सदी में चला गया है, और कोई भी बिना आंदोलन का हमें नहीं मिलता है।
आपने सुना होगा अनेक बातों पर कि 1871 से लेकर के 1951 तक धर्म कोलम थे। देश आज़ाद के बाद हमको नहीं मिला और 14 के बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार आती है तो देखते हैं कि हमको बनवासी कहे जाते हैं, हमारी ज़मीन छीनी जा रही है, हमारा ज़मीन जंगल छीना जा रहा है, काटा जा रहा है और तो और डीलिस्टिंग के नाम पर जो है वो हमारा जो है अब हमारे संस्कृति को नेस्ताबुन किया जा रहा है। इसे नौजवान ये समझती है और भले बीजेपी पूरे राष्ट्र में जीत जाए लेकिन झारखंड जीतना बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि यहाँ यूथ जो बोल रहे हैं, जो हमारे युवा हैं, वो एग्रेशन के रूप में काम करते हैं। मुंडा जी, झारखंड में कह सकते हैं सरना सनातन ये तो ठीक है, लेकिन सरना कोड धर्म कोड की बातें होती रही है। राज्य में और देश में जो सरना कोड को लेकर मांग है, क्या लगता है हेमंत सरकार भी तो आदिवासी है, उन्होंने भी तो सरना कोड को लेकर प्रक्रिया आगे बढ़ाई थी? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ के मुख्यमंत्री जो आदिवासी सरना कोड के नाम से संकल्प पारित करके केंद्र को भेजा है तो सराहनीय कदम है, लेकिन इसमें बीजेपी को सोचना है। जो केंद्र, क्योंकि ये मामला राष्ट्र का मामला है, महारजिस्ट्रार ऑफ जनरल ऑफ इंडिया का मामला है, ये मामला गृह मंत्रालय का है, इसके बावजूद भी अभी तक जो है कुछ नहीं कहा कर रहा है। ना कभी बयान आ रही है बीजेपी की तरफ से, ना कहीं बोली कि वो तो बोलती है कि हिंदू धर्म में ही उनको डालो। तो मेरे कहने का मतलब है मंशा ठीक नहीं है भाजपा का, और इसलिए इसका एक ही रास्ता है आंदोलन आंदोलन आंदोलन, और इसके व्यापक आंदोलन का रूपरेखा तय करके हम लोग आगे बढ़ेंगे। और निश्चित रूप से अलग राज्य का निर्माण के लिए हम लोग लड़े थे और धर्म कोड के लिए भी लड़ाई कर करके संघर्ष के बल पर हासिल करने का काम करेंगे। माने इस कोड को मिल जाने से सीधे SIR में आदिवासियों को और पूरे राज्य के लोगों को फ़ायदा होगा? देखिए SIR तो अलग है, तो गिनती करना है कि कौन वोटर है नहीं है क्या है, लेकिन इसमें भी हम समझते हैं कि चुनाव आयोग का बहुत बड़ा घालमेल होता है और इसीलिए देखते हैं कि वोट का प्रतिशत घटाने का प्रयास होता है। इस पर भी हमें चिंतन करना चाहिए, लेकिन अभी धर्म कोड की बातें हो रही, धर्म कोड की बात कहना चाहता हूँ। और जो SIR जो होगा तो हमें लगता है कि कहीं ना कहीं आदिवासी को भी इसमें देखिए सीधे तौर पर तो ये माना जा सकता है, चाहे वो SIR हो, सरना कोड हो या जातीय जनगणना, कहीं ना कहीं SIR अगर होता है तभी तो लोगों की एक संख्या सामने आएगी और उसी के आधार पर फिर जिसकी जितनी भागीदारी उतनी उसकी ये हो सकती है। कहीं ना कहीं सरना कोड के बाद लगता है कि राज्य में वो वर्चस्व फिर से आदिवासियों का होगा, चूँकि ये आदिवासी प्रदेश माना जाता है। और इसलिए तो मैं जनगणना में कहना चाहता धर्म कोड दो, ताकि हमें पता चले कि हम कितने संख्या में हैं। और जानबूझ के जो है धर्म कोड नहीं दे रहा है तो ये बहुत बड़ा राजनीतिक षड्यंत्र है, और इसके बाद SIR जो होगा तब पता चलेगा कि हम कितने आंकड़ापन हैं, कितने क्या हैं। तो चलिए, सरना और सनातन पर जो संशय बना हुआ है उस पर हम फिर से जुड़ते हैं गीता श्री उरांव जी से। मैडम, कैसे सरना और सनातन एक नहीं है? लोग तो कह रहे हैं सरना और सनातन एक है, राज्य के मुखिया भी यही कहते हैं। नहीं, अब देखिए, राज्य के मुखिया तो हर धर्म समुदाय के लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं और वो सरना में भी आस्था रखते हैं, हर सरहुल में तो आते ही हैं, यहाँ पर कर्म पूजा में भी जहाँ भी आयोजन होता है वहाँ पहुँचते ही हैं। सबका तालमेल बना के चल रहे हैं, मगर हाँ, विशेष रूप से हमारा जो ये राज्य है 5वीं अनुसूची का राज्य है, यहाँ बहुत सारे हमारे लिए जो संविधान प्रदत्त जो हमारे लिए संवैधानिक अधिकार जो हमें दिए गए हैं उसका अनुपालन कैसे हो, इसको मुख्यमंत्री उनको विशेष ध्यान देना चाहिए। आज ज़मीन की लूट इतनी ज़बरदस्त हो रही है, विकास के नाम पे सरकारी योजना जो लाई जा रही है लोगों की सहमति के बिना। वैसे तो 1996-97 से देश में पेशा कानून लागू है अनुसूचित 5वीं अनुसूची के राज्यों के लिए, मगर इस वर्ष जब हमारा जो पेशा कानून झारखंड सरकार ने भी लागू किया है तो बहुत सारे पेज जो है वो हम लोग देख रहे हैं कि उसमें उसका मतलब स्वशासन यानी कि गाँव को खुद से अपना प्रशासन शासन चलाने की जो आज़ादी मिलनी चाहिए वहाँ कहीं ना कहीं हम लोग गड़बड़ देख रहे हैं। और अभी बहुत सारी योजनाएं, अभी मैं गुमला अपने क्षेत्र में ही जा रही हूँ, वहाँ पर नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के तरफ से जो हमारी गांव में जो वहाँ पर मतलब NH बन चुका है, बाईपास बन चुका है, उसके बावजूद एक और बाईपास बना रहे हैं 32.4 किलोमीटर का, जिसमें ऐसे हमारी जो व्यवस्था की ज़मीनों को भी अधिग्रहण किया जा रहा है।
जो HEC बनने के समय भी ऐसी ज़मीनों को छोड़ दिया गया था, मगर अभी लिस्ट वो सामने आ रहे हैं जिसमें हमारे पैन भोरा की ज़मीन और नौकराना ज़मीन, भुआरी पैनई ज़मीन, वो सबको निजी दिखा रहे हैं, जबकि वो निजी नहीं हो सकता है, कम्युनिटी लैंड होता है, सर्विस लैंड होता है, उनको उनके सर्विस के एवज में दिया जाता है, मगर अभी ये सब चीज़ को धक्का बताया जा रहा है। राज्य गठन से पहले से हमारे पूर्वजों ने जल जंगल ज़मीन की जो लड़ाई लड़ी, अभी भी तो यहाँ के लोगों की ज़मीन लूटी जा रही है। राज्य के मुखिया भी आदिवासी हैं, तो इनको ध्यान आकर्षण नहीं कराते आप? नहीं करवाते हैं हम लोग तो समय समय पे, और अभी आए दिन हम लोग डालते ही रहते हैं आवेदन, और अभी भी NHI वाला है, ये भी जाएगा उनके पास में, देखते हैं वो क्या करते हैं। मगर दूसरी ओर फिर से कल पेपर में छपा, वैसे हम पुष्टि चाहेंगे सरकार से, दैनिक भास्कर में छपा है कि नगड़ी बनेगा कांके में, हुसीर और आपका नगड़ी से आपका 100 एकड़ लिया जाएगा, और 77 एकड़ जो आपका पहले से IIM के लिए जो लिया गया था। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि जब बिहार राज्य था, पूर्ववर्ती बिहार राज्य में जब थे, उस समय भी हमारे आदिवासी रैयतों ने उस ज़मीन भूमि अधिग्रहण का विरोध किया था, पैसा मुआवजा नहीं लिया था, जो आज तक ट्रेजरी में जमा है। यही प्रमाण है कि उन्होंने कभी भी जो है इसके लिए सहमति नहीं दी थी, और उस समय सरकार ने विरोध देखते हुए जो है रोक भी लगा दी थी। अधिग्रहण का कोई कागज़ नहीं है, और अधिग्रहण भी जो कुछ एक हुए थे उस समय सीड फार्म वगैरह के लिए, तो वो सब जो है आपका 1894 का जो था पुराना, उसके हिसाब से। अब देश में 2013 में जब नया भूमि अधिग्रहण कानून आया तो पिछला तो स्वतः समाप्त हो गया है। फिर भी आप पिछले ही अधिग्रहण का हवाला दे दे के जो अभी तक उसको अगर लागू करना चाहते हैं तो ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। ये समझा जा सकता है कि राज्य में अभी भी जल जंगल ज़मीन की लूट मची है। हम फिर से उसी सवाल पर आएंगे, सरना सनातन एक वाला सवाल जो है, क्या लगता है कि अब आदिवासी इस मुद्दे पर क्या करेंगे, कैसे आगे बढ़ेंगे? नहीं, हम तो ये अपील कर ही रहे हैं अपने सरना भाइयों से, जो प्रकृतिवादी हैं उनसे, कि इन सब ऐसे जो षड्यंत्र है उसके झांसे में ना आए। ये सब कुछ सिर्फ अपने लिए ही किया जा रहा है, अपनी राजनीति चमकाने के लिए किया जा रहा है। बार बार ये कहा जाता है कि हिंदू खतरे में हैं, फिर हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करते हैं। तो कहीं ना कहीं आदिवासी, क्योंकि वो इस देश का असली मालिक होने की बात सिर्फ खुद ही नहीं करता है, ये संविधान भी बोलता है और सुप्रीम कोर्ट के जज भी बोल चुके हैं। तो इस बात से इनको बहुत चिढ़ है कि पहले इनके देवी देवता आए कि आदिवासी 6,000 करोड़ पहले आदिवासी था कि ये इनके देवी देवता थे। तो इस तरह की बहुत सारी बातें हैं जो आपका हिडन एजेंडा में है, और निश्चित रूप से जो आदिवासी का, देखिए कल को क्या होगा जब, अगर ये, मैं तो कहती हूँ कि हमारा तो खैर हम दमखम पूरा लगा रहे हैं, मगर कल को ये इनकी मंशा क्या है? कल को जब आदिवासी को हिंदू के फोल्ड में ले आएंगे तो बोलेंगे तुम भी हिंदू हम भी हिंदू, तो तुम्हारे लिए संवैधानिक प्रावधान को क्यों नहीं विलोपित किया जाए, मतलब ख़त्म किया जाए, जो तुम्हें सुरक्षा का, तुमको क्या ज़रूरत है, अब तो तुम हिंदू बन गए हो। तो हमारा सारा ज़मीन पे अधिकार जो हमारा कानून के बदौलत कम से कम हम लड़ के अपना दावे कर लेते हैं, उनको वापसी करवा लेते हैं, जो सारे आपका पैसा कानून सब कुछ तो ख़त्म हो जाएगा, समता जजमेंट भी ख़त्म हो जाएगा, हमारे लिए कुछ नहीं बनेगा। तो फिर आदिवासी उस समय क्या होगा? धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट के वाली स्थिति हो जाएगी। अब ऐसे में दोषी कहाँ से किसे मानते हैं, ये तमाम चीज़ें संचालित कहाँ से हो रही है, और इस पर अंकुश लगाना, इस पर पकड़ बनाना? देखिए, मुख्य रूप से तो आपका विश्व हिंदू परिषद, इसके अलावा आपका RSS जो है नागपुर के, और फिर BJP उसी का धड़ा है। और अब एक नया जो इन्होंने एक और विंग खोला है, जनजातीय सुरक्षा मंच, जिसमें अब आदिवासी समाज के ही लोग उसमें प्रमुखता से जो अपने आप को हिंदू सोचते आए हैं। ठीक है, अगर आप हैं तो फिर आप उसमें, आप उस धर्म में रहिए ना, हम कहाँ मना कर रहे हैं, हम कोई जोर जबरदस्ती तो नहीं कर रहे हैं, मगर आप हमको क्यों समझाना चाह रहे हैं कि आप भी हिंदू हो? ये हमें समझाने की ज़रूरत नहीं है। मेरे पिताजी ने भी, स्वर्गीय कार्तिक बाबा ने, मैडम तो मेरा नाम मोइजुद्दीन है, मैं हिंदुस्तान में रहता हूँ, मैं भी तो हिंदू हूँ, यानी हिंदुस्तान में रहने वाला तो हिंदू है। नहीं, वही तो गलतफहमी, मतलब गलतफहमी नहीं, वही तो ये लोग गलत कर रहे हैं ना। यहाँ पर धर्मनिरपेक्ष, देखिए ये जो आपका संविधान में भी है कि एक धर्मनिरपेक्ष एक राष्ट्र है ये, जिसमें सबको अपनी अपनी धर्म परंपरा संस्कृति निभाने का अधिकार है।
आपका मुस्लिम कोड ऑफ कंडक्ट भी है, आपका क्रिश्चियंस का है, हिंदुओं का है, उस तरह से आदिवासियों का भी है। तो उसमें सबको अपनी अपनी आज़ादी है। और संविधान के आर्टिकल 46 में आपका यूसीसी का उल्लेख है, मगर 44 में, सॉरी। और इतने वर्षों तक कांग्रेस ने भी कभी इसको नहीं छेड़ा, कभी नहीं छेड़ा, क्योंकि वो सबकी आज़ादी के बारे में की पक्षधर रही है। आप जैसे जीना चाहते हैं, आप अपने सामुदायिक, आप अपने परंपरा संस्कृति के साथ जी सकते हैं। यूसीसी का जो है ये इन्होंने शुरू किया है 2018 में, 18 नहीं, उससे पहले किया था, 17 में शायद किया था। पहला जो नीति आयोग इनका उस समय हुआ था, उसके बाद उसका कुछ नतीजा नहीं निकला, तो दूसरा जो इन्होंने 18 में किया। कुल मिलाकर कांग्रेस हो या फिर भाजपा हो, कोई भी हितकारी नहीं है आदिवासियों की। नहीं, देखिए, भाजपा ने, थैंक यू, कांग्रेस ने तो, देखिए, आप कैसे बोल सकते हैं कांग्रेस ने नहीं किया? आपने कहा कि कांग्रेस ने भी कहीं ना कहीं साथ नहीं दिया, उन्होंने भी नहीं। मैंने कहा है, मैंने ये कहा क्या? आपने कहा कि समय भी जब समय था, जब कांग्रेस का राज था, तो उस समय भी तो उन लोगों को, कांग्रेस पार्टी को भी तो सोचनी चाहिए थी। क्या ये कॉलम कोड के बारे में? एक बात बताइए, ये अदर्स क्या है? ये शॉर्ट फॉर्म है जिसको हम भी नहीं समझते थे जब तक इसमें नहीं पढ़े। अदर्स क्या है? ये शॉर्ट फॉर्म है बीच का, ट्राइबल, रिलीजन एंड अदर परसुएशन। उस समय 400 के से ज़्यादा समुदाय थे, आज ऑन रिकॉर्ड 700 प्लस हो गए। तो आदिवासी अपने धर्म, पद्धति, संस्कृति, 7वें नंबर पे हमारा कोड कॉलम था। कोड पर फिर से आते हैं मुंडा जी, क्या लगता है कि आदिवासियों की जो परंपरा, सभ्यता, संस्कृति, रूढ़िवादी जो परंपरा है, इसके माध्यम से अगर सरना कोड अगर हमें नहीं मिलता है तो इन तमाम चीज़ों का क्या हो? नहीं, सरना कोड नहीं मिलता है, चाहे आदिवासी कोड नहीं मिलता है, तो देखिए, और डेमोक्रेसी है, आंदोलन को तेज़ करते रहेंगे हमेशा। लेकिन आने वाला समय में यदि भाजपा इस संदर्भ में नहीं करती है तो निश्चित रूप से जब चुनाव आएगा तो इसका जो है पूरा बहिष्कार करेंगे और कहेंगे कि ये आदिवासी विरोधी पार्टियां हैं और इसको वोट नहीं देने का काम करें। ये आंदोलन के रूप में हम लोग आगे बढ़ेंगे। ये नफरत की बू कहाँ से, कैसे? नहीं, नफरत की बू देख लीजिए, अब दिल्ली में डीलिस्टिंग का किया जा रहा है कि अलग अलग आदिवासी को तोड़ दो, उसके बाद इसको आरक्षण मिलना चाहिए, इसको नहीं मिलना चाहिए, तो इस तरह की बातें आ रही है। और कई बार कहा गया है कि देश में आदिवासी नहीं है, सुप्रीम कोर्ट कहती है देश के हम मूल निवासी हैं। तो जहाँ तक धर्म कोड के कॉलम के संदर्भ है, इसको एक आंदोलन का रूप ले लिया है। इसका एक उग्र आंदोलन भी हम लोग करने का प्रयास करेंगे। अभी पूरे देश में जो है सभी संगठनों से बातें हो रही है। आने वाला समय में हमें लगता है कि भारत बंद, झारखंड बंद भी करने का हम लोग काम करेंगे। यही आंदोलन का स्वरूप रहेगा और संघर्ष हमेशा हम लोग जारी रखने का काम करेंगे। तो चलिए, लोकतांत्रिक देश भारत में लोग कहीं ना कहीं आज़ादी के 75-76 वर्ष गांठ मना रहा है, लेकिन आज भी लोगों का मानना है कि देश में राजनीतिक दलों ने फूट डालो राज करो वाली नीति अपना रखी है। कहीं ना कहीं झारखंड में आदिवासियों को एक दूसरे के साथ भिड़ाकर, एक दूसरे के साथ गुमराह कर लोग अपनी राजनीति रोटियां सेकना चाहते हैं। साफ तौर पर भाजपा और आरएसएस पर यह आरोप लगाया गया है कि कहीं ना कहीं डिलिस्टिंग के माध्यम से इन्हें तोड़ा जा रहा है। ऐसे में आदिवासियों ने यह ठाना है कि आने वाले चुनाव में एक बड़े आंदोलन करेंगे और सिर्फ झारखंड नहीं बल्कि पूरे देश भर में धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की तर्ज पर एक बड़े उलगुलान की चेतावनी भी दी गई है। अब ऐसे में देखना होगा कि आदिवासियत को मानने वाले राज्य के आदिवासी अपने उलगुलान को किस स्तर पर ले जाते हैं और इस उलगुलान से इन्हें कितना फ़ायदा होता है, ये आने वाला समय बताएगा। चलिए, लोकतांत्रिक देश में लोग आज़ादी के 75 से 76 वर्ष मना रहे हैं, लेकिन आज भी भारत के लोग ये मानते हैं कि यहाँ राजनीतिक दलों द्वारा फूट डालो राज करो की नीति लगातार चल रही है। राज्य के आदिवासी ये मानते हैं कि भाजपा और आरएसएस इनको आपस में गुमराह कर, लड़ाकर एक राजस्व
कायम करना चाहती है। ऐसे में ये आदिवासी आने वाले समय में भगवान बिरसा मुंडा की तर्ज पर उलगुलान की चेतावनी दे रहे हैं और बड़े आंदोलन को बाध्य हो सकते हैं। अब ऐसे में देखना होगा इन आदिवासियों का सरना कोड, SIR, धर्म कोड, इन तमाम चीज़ों को लेकर जो आंदोलन होगा वो किस स्तर तक पहुंचता है और इन्हें कितना लाभ होता है, ये आने वाला समय बताएगा। सहयोगी नूतन के साथ मोइजुद्दीन, न्यूज़ 22 को रांची। घर रहने का मकान भर नहीं, ये खुशियों की तिजोरी है। दरवाजे पर दस्तक देता पड़ोस, खिड़कियों से उमड़ आता आसमां, तारों में उलझी ऐसी ना जाने कितनी दास्तां। कहती हैं चले डायमंड सिटी, एक सफर हम सफर के साथ अपने घर तक। डायमंड सिटी, लाइफ लॉन्ग बॉन्डिंग, 500 से ज्यादा खुशहाल डायमंड परिवार। जल्दी करें, सिर्फ 200 फ्लैट बाकी। आज ही बुक करें अपना आशियाना।